हेलो स्टूडेंट्स, जितनी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में बताई उतना सफिशिएंट है। अब जो चीज़ें मैंने बताई उन्हीं को एक प्रॉपर वे में मैंने आपको लिख के दिया है, तो हम लोग एक बार वो भी गो थ्रू हो लेते हैं ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो हमारा मिस ना हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो क्या है कि इन ऑर्डिनरी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर टेकन बाय कंक्रीट एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस बाय स्टील एलोन। तो वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि सपोज़ ये अगर सेक्शन है और यहाँ पर ये स्टील बार जो है, सपोज़ ये अगर कोई सेक्शन है और यहाँ पर ये स्टील बार जो हैं वो यूज़ की गई हैं, तो इसका अगर स्ट्रेस डायग्राम बताएं, ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो क्या होता है कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो है वो कंप्रेसिव फोर्सेस होते हैं और ये बियर करने का काम पूरी तरह से कंक्रीट करता है, और नीचे जो टेंसाइल फोर्स लग रहा होता है वो पूरी तरह से ये एएसटी बियर करती है। और नीचे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जितना कंक्रीट का जो एरिया होता है वो हम लोग मानते हैं कि वो कुछ भी बियर नहीं कर रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस को बियर करने के लिए नहीं यूज़ हो रहा है, क्योंकि कंक्रीट जो होता है वो टेंसाइल फोर्स बियर करने में वीक होता है लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बियर करने में वो बहुत अच्छा होता है। ठीक, तो द कंक्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इज इग्नोर्ड सिंस इट इज़ वीक इन टेंशन, ऑल्दो स्टील टेक्स अप द टेंसाइल स्ट्रेसेस। स्टील ही सारा टेंसाइल स्ट्रेस बियर करता है। कंक्रीट इन इस जोन में जो कंक्रीट होता है उसमें, अब देखिए जब क्या होता है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले पार्ट में जो टेंसाइल फोर्स आ रहा है उसको बियर करने के लिए क्या यूज़ हो रहा है, टेंसाइल हमने स्टील बार्स लगाई हुई हैं, लेकिन उस स्ट्रेस, अब चूंकि ऐसा नहीं है कि अगर स्टील बार्स लगी हुई हैं तो नीचे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो पार्ट है जो कंक्रीट का उसमें कोई स्ट्रेस ही नहीं आ रहा होगा, उसमें स्ट्रेस आ रहा होता है, लेकिन अब जो स्ट्रेस आ रहा होता है वो टेंसाइल स्ट्रेस हो रहा है। तो हमारी जब कंक्रीट जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस बियर करने में वीक है तो उसमें क्या होता है, जब तक जितनी इसकी बियरिंग कैपेसिटी होती है तब तक वो बियर करती है, और इसके बाद क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे क्रैक आने लगते हैं हमारी टेंसाइल जो बार्स हैं उनमें, सॉरी जो कंक्रीट का जो पार्ट जो है वो न्यूट्रल एक्सिस के जो नीचे है उसमें। ठीक, ये हमारा रेनफोर्स कंक्रीट का एक ये कहें कि फिनोमिना है। इसके बाद देखिए कि ये है कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो है एक ऐसा कंक्रीट है जिसमें हमारे जो इंटरनल स्ट्रेसेस हैं उसको हम लोग, इंटरनल स्ट्रेसेस को इस तरह से हम लोग जनरेट करते हैं, मतलब कंप्रेसिव फोर्सेस को हम पूरे सेक्शन में इस तरह जनरेट कर देते हैं कि जो रिजल्टिंग हमारा स्ट्रेस डायग्राम बनेगा वो उसमें कहीं भी टेंसाइल फोर्स जो है वो नहीं आता है, और अगर आता भी है तो हम लोग इतना ही रखते हैं जितना हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का पार्ट का जो कंक्रीट होता है उतना जितना बियर कर सके, सिर्फ उतना ही डिग्री तक हम लोग उसको रखते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये है Pre-stress involves the imposition of stress opposite in sign to those which are caused by the subsequent application of working load। वही बात है कि वर्किंग लोड की वजह से जितना टेंशनल फोर्स आने वाला है तो उतना ही अपोजिट साइन का मतलब उतना ही कंप्रेसिव फोर्स जो है वो हम जनरेट कर देते हैं पूरे सेक्शन में। यही हमारा प्री स्ट्रेसिंग होता है। प्री स्ट्रेसिंग वायर्स अगर कुछ एसेंट्रिसिटी पे लगाए जाते हैं, जैसे कि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे अगर ई एसेंट्रिसिटी पे लगे हुए हैं तो अगर ई एसेंट्रिसिटी पे लगा हुआ है तो वो कैसा होगा, वो सैगिंग मूवमेंट जनरेट करेगा। नहीं, जो एसेंट्रिसिटी पे जो हमने स्टील रॉड लगाई हुई हैं वो क्या करेंगी, वो हॉगिंग मूवमेंट जनरेट करेंगे, और जो लोड आएगा, जो सर्विस लोड आएगा बाद में, उसकी वजह से क्या होगा, सैगिंग मोमेंट जनरेट होगा। तो इतना हॉगिंग मोमेंट हम पहले ही जनरेट कर देते हैं कि जो बाद में हमारा सैगिंग मोमेंट आएगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा।
और एक चीज़ और कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में जो टेंसाइल वाला जो पार्ट होता है, यानी न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जो पार्ट होता है, उसमें माइन्यूट से क्रैक्स वगैरह जनरेट हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो ये प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट का जो ब्लॉक बनता है उसमें कहीं भी क्रैकिंग नहीं होती, क्योंकि टेंसाइल फोर्स ही नहीं होता है किसी भी सेक्शन में, तो क्रैकिंग भी नहीं होती है। अब देखिए इसमें प्री स्ट्रेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो लोडिंग है, जो यहाँ पर लोडिंग आपको दिखाई गई है, ये जो लोडिंग दिख रही है, इसकी वजह से जो हमारा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो ऐसा जनरेट हो रहा है M/Z कंप्रेसिव, और M/Z जो है वो आपका टेंसाइल फोर्स। ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो है वो टेंसाइल रहेगा। और Z की वैल्यू क्या होती है, I/Y होती है। ठीक, ये हमारा सिर्फ सर्विस लोड की वजह से है। अब दूसरा जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में क्या है, हमने प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को डायरेक्टली शो किया है। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वजह से स्ट्रेस डायग्राम है। अब चूंकि इसमें एसेंट्रिसिटी नहीं है, न्यूट्रल एक्सिस पे ही लगा हुआ है, ये जो बार्स लगी हुई है न्यूट्रल एक्सिस पे ही लगी हुई हैं, तो इनकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो पूरे सेक्शन में क्या होगा, एक ही स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। और वो होगा कितना, जो लोड हमने लगाया है डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब कि P/A के बराबर। ठीक है, जो नेक्स्ट हमने डायग्राम बनाया है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया है तो जो स्ट्रेस डायग्राम आपको देखने को मिले, जैसे कि लोडिंग की वजह से ये और प्री स्ट्रेसिंग की वजह से ये, तो इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे, कंबाइंड करेंगे तो कुछ ऐसा डायग्राम हमें मिलेगा, कंबाइन करने पर ये मिलेगा। ठीक है, तो चूंकि ये कंप्रेसिव तो ये प्लस हो जाएगा, ये कंप्रेसिव और ये टेंशन, तो टेंशन वाला माइनस कर देंगे। लेकिन हमें प्री स्ट्रेसिंग में यही ध्यान रखा जाता है कि जो टेंशन वाला पार्ट, जो ये नीचे वाला पार्ट होता है, वहाँ पर कभी भी टेंशन फोर्स हम लोग जनरेट नहीं करने देते हैं। यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्री स्ट्रेसिंग हमारा यही है। Z = I/Y होता है, और चूंकि इसमें कहीं भी टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होते हैं तो इसमें क्रैक्स वगैरह बिल्कुल नहीं होती हैं। अब देखते हैं हम जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मैंने हर जगह PSC यूज़ किया है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट है, उसके एडवांटेज क्या क्या हैं। तो जो फर्स्ट एडवांटेज है वो यही होता है कि इसमें हम लोग हायर स्टील और हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करते हैं, तो जो हमारा क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन होकर आता है वो क्या होता है, वो थिनर सेक्शन डिज़ाइन होता है। और जब थिन है, मटेरियल कम लगा है उसमें, तो RCC के कंपैरिजन में ये क्या होंगे, लाइटर सेक्शन जो है वो डिज़ाइन होते हैं। ये एक पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि RCC के कंपैरिजन में जब हम लोग जो लोड बियर करने के लिए जब हम लोग जो फॉर्मूले वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें एक एजम्पशन हम लोग लेते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट है उसकी हम लोग किसी भी तरीके से हमें कुछ इसके इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं, हम उसे पूरी तरह से निगलेक्ट मानते हैं। लेकिन इसमें प्री स्ट्रेस्ड में हमने पूरे सेक्शन का पूरा मटेरियल का पूरा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव ज़्यादा यही होता है, लोड रेजिस्ट करने में पूरा सेक्शन अपना योगदान दे रहा होता है, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। थर्ड हमारा जो एडवांटेज है वो ये है, ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो प्री स्ट्रेसिंग में ही बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमारा जो सेक्शन डिज़ाइन होता है वो क्या होता है, छोटा सेक्शन डिज़ाइन होता है, क्रॉस सेक्शन उसका कम होता है और उसका सेल्फ वेट भी कम होता है, तो इस तरह ओवरऑल इकोनॉमी ही होती है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में। नेक्स्ट है कि हम लोग क्या होते हैं, लंबे लंबे ब्रिजेस बना सकते हैं, फ्लाईओवर्स बना सकते हैं प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट में, और सेल्फ वेट इसका जो कि कम होता है, थिनर सेक्शन होता है, तो हैवी लोड जो कि अगर हम लोग वही हैवी लोड, जो बड़े बड़े हैवी लोड ब्रिज वगैरह होते हैं, अगर हम लोग वही चीज़ RCC से डिज़ाइन करेंगे तो बहुत बड़ा सेक्शन जनरेट होगा और बहुत ज़्यादा स्पेस भी हमें चाहिए होगा उसको बनाने के लिए। लेकिन अगर वही चीज़ हम लोग प्री स्ट्रेसिंग से बनाएंगे तो एक सफिशिएंट क्रॉस सेक्शन में ही एक लाइटर सेक्शन के साथ वही स्ट्रक्चर सेम स्ट्रेंथ बल्कि और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ जनरेट हो जाएगा। एक चीज़ और कि जो प्री स्ट्रेसिंग के जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के जो मेंबर्स बनते हैं या जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें डिफ्लेक्शन भी कम होता है, क्रैक्स वगैरह डेवलप नहीं होती हैं और जब क्रैक्स नहीं डेवलप होंगी तो क्या होंगे, जो स्टील है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो रस्टिंग भी कम हो जाती है उसकी। इसके अलावा क्या है
कि जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट होती है उसमें क्या होता है, कहीं भी प्री स्ट्रेस्ड जो कंक्रीट होता है जो टेंशन होता है उसमें जनरेट नहीं होता है, तो वाइब्रेशन, इम्पैक्ट, शॉक लाइक गिर्डर्स, ब्रिजेस, रेलवे स्लीपर्स एक्सेट्रा बहुत अच्छे से इसमें बनाए जा सकते हैं, जिसमें टेंशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। तो पहले से उसकी स्ट्रेसिंग कर दी जाएगी, जो जितना टेंशन फोर्स आना है वो आएगा और वो कंप्रेसिव को कन्वर्ट करके वो बियर कर रहा होता है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं वो एक बार फिर से देख लीजिए। गिर्डर्स, ब्रिजेस, रेलवे स्लीपर्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, ग्रेविटी डैम्स एक्सेट्रा। ठीक, नेक्स्ट जो है कि पहले से ही जो मेंबर्स बनाए जा सकते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक पोल, रेलवे स्लीपर्स, ये सभी फैक्ट्री में आराम से इनको बनाए जा सकते हैं। सिंपली प्री स्ट्रेसिंग का यूज़ करके ये फैक्ट्री में बनाए जा सकते हैं और बहुत कम टाइम में इन्हें जाके सीधे हम लोग कास्ट कर सकते हैं। सीधे जाके बस हमें जोड़ देना होता है, तो कम टाइम में ही हम पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आरसीसी से ये सारी चीज़ें बन रही होती तो क्या करना होता, सब कुछ साइट पे काम करना होता, तो टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता। इसलिए नेक्स्ट जो है वो है डिसएडवांटेज। जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट है उसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। तो डिसएडवांटेज यही है कि इसमें हम लोग बहुत क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत होती है, मतलब कि इसमें हमें पहले से ही बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, हायर सुपरविज़न चाहिए होता है, क्योंकि हमें पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कितना स्ट्रेस आने वाला है, कितना टेंसाइल फोर्स आने वाला है, उस टेंसाइल फोर्स के लिए हमें कितना कंप्रेसिव फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना पी चाहिए, हमें कितना फोर्स चाहिए, तो ये सारी चीज़ें पहले से कैलकुलेट करनी होती है। तो जो नॉर्मल जो मजदूर होता है वो ये काम नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें सुपरविज़न भी अच्छा चाहिए होता है। क्वालिटी कंट्रोल हर समय हमें ध्यान में रखना होता है। ज़रा सा भी अगर कहीं ये हुआ कि प्री स्ट्रेसिंग उतनी नहीं दी जा सकी जितना हमें देना था, तो हमारा प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का यूज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अगर उसमें टेंशन आने लगा, जो कि जो टेंसाइल जो कि क्रैक डेवलप करने लगा अगर, तो फिर हमारा वो प्री स्ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट ही पूरा नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है ये है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो यूज़ किया जाता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि माइल्ड स्टील तो यूज़ नहीं की जा सकती हैं, HYSD बार्स यूज़ की जाती हैं। तो HYSD बार्स जो है वो माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में 3 टाइम्स होती हैं। तो जो HYSD बार्स होंगी वही यूज़ करनी है, हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करना है, बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स यूज़ करने होते हैं, टेंसाइल टेंशनिंग करनी होती है, तो ये सब जो है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जो इसमें चूँकि हाई टेंशन स्टील यूज़ होती है, इसलिए जो भी सेक्शन डिज़ाइन होता है वो क्या होता है, वो ब्रिटल ज़्यादा होता है। इसमें हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड स्टील यूज़ की जाती है, यही इसका डिसएडवांटेज है। इसके अलावा इसमें बियरिंग प्लेट्स और एंकर्स वगैरह इक्विपमेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो ओवरऑल ये है कि इसको बनाने में हमें बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। लेकिन जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि लाइटर सेक्शन वगैरह डेवलप हो रहे होते हैं, तो जो लोडिंग सेल्फ वेट कम हो रहा है, लोडिंग ज़्यादा बियर कर पाएगा, ये सारे ओवरऑल करने के बाद ये इकोनॉमिक ही होता है। अब इसमें नेक्स्ट जो आप लोगों को देखना है उसमें आप लोग क्या देखेंगे कि आपको रेनफोर्स्ड कंक्रीट और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। ठीक, तो आरसीसी में भी आपको पता है कि 2 मटेरियल यूज़ होते हैं। फर्स्ट हमारा कंक्रीट यूज़ किया जाता है और सेकंड जो है वो हमारा स्टील यूज़ किया जाता है। तो कंक्रीट और स्टील हमारा वो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में भी यूज़ होता है। तो सिर्फ यही एक सिमिलैरिटी है दोनों में कि जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो सेम है। लेकिन अगर देखा जाए सही तरीके से तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो M40 या M30 है वो उससे कम ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं यूज़ किया जा सकता प्री स्ट्रेसिंग में, लेकिन आरसीसी में ऐसा नहीं है, उससे भी कम हम लोग यूज़ करके बनाते हैं आरसीसी। इसके अलावा जो स्टील यूज़ की जा सकती हैं, आरसीसी में हम लोग माइल्ड स्टील का भी यूज़ करते हैं, लेकिन HYSD में हम लोग माइल्ड स्टील यूज़ नहीं करते। उसके लिए भी हमें हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट और हायर ग्रेड ऑफ स्टील जो है वो चाहिए होता है। आरसीसी में क्या होता है कि हम लोग टेंसाइल फोर्स को बियर कराते हैं किसके थ्रू, AST के थ्रू, और कंक्रीट को किसके थ्रू बियर कराते हैं, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। जो हमारा जो कंप्रेशन है, जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो हमारा कंक्रीट है उसके थ्रू बियर कराते हैं। जब ऐसा होता है तो कंक्रीट में क्या होता है, धीरे धीरे से क्रैक्स आने लगते हैं। ठीक, क्योंकि जो स्टील के थ्रू पूरा जो स्टील ने बियर किया पूरा स्ट्रेस, और वो धीरे धीरे क्या होता है स्टील के थ्रू वो किस में जाने लगता है, बॉन्ड्स के थ्रू हमारा कंक्रीट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कंक्रीट जो है वो क्रैक होने का चांसेस रहता है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसमें डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा शो करता है। लेकिन
प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में क्या होता है कि किसी भी तरीके का क्रैक नहीं डेवलप होता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड ट्रांसफ़र होता ही नहीं है। बॉन्ड ट्रांसफ़र नहीं होता है मतलब कि जो प्री स्ट्रेसिंग है फोर्स है वो किसके थ्रू जनरेट किया जा रहा है, स्टील के थ्रू जनरेट किया जा रहा है, और पूरा कंप्रेशन फोर्स जो है वो हमारा कंक्रीट बियर कर रहा है। तो कोई भी बॉन्ड ट्रांसफ़र नाम की कोई चीज़ इस पर नहीं होती है। तो जब बॉन्ड ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो क्रैकिंग वगैरह होने का चांस नहीं होगा। क्रैकिंग नहीं होगा, किसी भी तरीके का जो टेंशन फ्लेंज, जो बीम के केस में जो टेंशन फ्लेंज जो जनरेट होने वाला काम होता था वो नहीं होगा। क्रैकिंग नहीं होती है, डिफ्लेक्शन कम शो होता है। तो ये सभी इसमें अलग चीज़ें हैं। अब प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट में हम लोग मटेरियल कौन कौन से यूज़ करते हैं? 2 मटेरियल यूज़ होते हैं, स्टील यूज़ होता है और कंक्रीट यूज़ होती है। तो जो स्टील यूज़ होता है वो HYSD बार्स यूज़ होती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि जितना भी मटेरियल है, जो स्टील का जो मटेरियल है, HYSD बार्स जो है बस यूज़ करनी है, ऐसा नहीं होता। उसकी भी अलग अलग डाया ऑफ बार्स को हम लोग अलग अलग रेंज में रखते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो हम लोग रेंज बोलते हैं, टेंडन्स बोलते हैं उन्हें। टेंडन्स क्या होते हैं? सब HYSD बार्स ही होंगी, लेकिन इनका डाया जो होगा वो क्या होगा, 1.5 mm से 8 mm के बीच में होता है। ठीक। दूसरा जो कैटेगरी दिया गया है वो क्या होता है, वायर स्ट्रैंड्स और केबल्स बोलते हैं इन्हें। तो ये क्या होते हैं कि इसमें छोटे छोटे डाया के कई बार्स होते हैं और वो एक के ऊपर एक क्या होते हैं, राउंड एक के ऊपर एक ही होते हैं, और पूरा एक साथ यूज़ किया जाता है जहाँ पर भी यूज़ करना होता है। ओवरऑल डाया जो बनता है वो क्या होता है, 7 to 17 mm बनता है। इस चीज़ को ज़रा समझिए कि हम लोग केबल अगर बोल रहे हैं तो क्या है। पहले टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स ऐसे बस ऐसे एक बार है जिसका जो डाया आपको सामने से देखने को मिलेगा वो क्या होगा, 1.5 mm से 8 mm के बीच होगा। अब अगर यही एक बार, अगर यही बार्स जो है वो ऐसे बना दी जाएं, ऐसे कुछ बना दी जाएं, कुछ इस तरह, बल्कि ये बहुत ऐसे नहीं होगा, ये कुछ ऐसे बनाएं कि ऐसे कुछ इस तरह दिखे आपको, ऐसे बना दी जाएं, राउंड करके बना दी जाएं। ये पहला वायर है, दूसरा वायर भी कुछ इसी के आसपास ऐसे रहे ये। ठीक। अब तीसरा वायर भी किस रहे, कुछ ऐसे ही, तीसरा वायर भी कुछ ऐसे रहे। तो इस तरह क्या होता है, कई वायर अब एक साथ पूरा वायर यूज़ होगा। तो ये जो डाया ऑफ वायर अब बोला जा रहा है वो ये डाया ऑफ वायर की बात हो रही है। इतना जो है वो 7 से 17 mm के आसपास होना चाहिए। इसे हम लोग केबल्स बोलते हैं। ठीक। अब यही जो हाई टेंशन बार्स होती हैं, अगर उसका डाया जो है बढ़कर 10 mm या उससे ज़्यादा कर दिया जाए तो इसे हम लोग बार्स बोलते हैं। मतलब टेंडन्स का ही अगर डाया बढ़ा दिया जाए तो उसे हम लोग बार्स बोलते हैं। 3 कैटेगरी हैं, टेंडन्स, वायर स्ट्रैंड्स और केबल्स और बार्स। ठीक। थर्ड जो है, अब कंक्रीट यूज़ करने के बारे में हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया था कि जो मिनिमम कंक्रीट जो यूज़ किया जाना है प्री टेंशन के लिए M40 यूज़ किया जाना है और पोस्ट टेंशन के लिए M30 यूज़ किया जाना है। जो हम लोग हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करते हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कंक्रीट जो है वो हमें ज़्यादा मिल जाती है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन जो है वो कम हो जाता है। हम लोग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज़ करते हैं। इसका रीज़न क्या है कि चूँकि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज़ करेंगे तो हमें जो हमारा जो सेक्शन डिज़ाइन होगा वो क्या होगा, वो स्मॉलर सेक्शन डिज़ाइन होगा। इसके अलावा जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है वो क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस इन टेंशन, शियर, बॉन्ड और बियरिंग, इन सब में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस जो होता है वो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में कम होता है इन कंपैरिजन टू लो ग्रेड ऑफ कंक्रीट में। ठीक है। तो इतना जितना मैंने आपको बताया ये सब क्या था, थ्योरी पार्ट था। मैंने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन आप लोगों से पहले वाले उसमें भी काफ़ी कर दिया है, तो इतना ये पूरा था। अभी आप लोग नेक्स्ट PDF देखते हैं हम लोग। ठीक है। देखिए अभी जो है इसमें आपको प्री स्ट्रेसिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। तो 2 प्री स्ट्रेसिंग सिस्टम होते हैं, प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग। ये डायग्राम पहले ही डिस्कस हो चुका है। तो देखिए ये होते हैं अबटमेंट्स। ठीक है। ये आपका प्री स्ट्रेसिंग बेड होता है, ये भी है अबटमेंट्स। ये टेंडन्स यूज़ किए गए हैं, एक बार जो है पूरा टेंडन यूज़ किया गया है। ये हमारे प्री स्ट्रेस्ड ब्लॉक है।
तो क्या तरीका होता है, तरीका सिर्फ यही होता है कि अबटमेंट सबसे पहले बना दिए जाते हैं और फिर ये क्या किया जाता है, टेंडन्स को हम लोग लगा देते हैं, इनमें स्ट्रेसिंग देते हैं, हम लोग इसे स्ट्रेस्ड करते हैं। इसके बाद हम लोग ब्लॉक को यहाँ पर फॉर्म कर देते हैं, टाइम देते हैं कि ये पूरी तरह से अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लें। इसके बाद हम लोग इनको टेंडन्स को कट कर देते हैं, तो जितना फोर्स हमने जनरेट किया था उतना ही कंप्रेसिव फोर्स जो है वो जनरेट हो जाता है। फिर इन्हें कैरी करके हम लोग जहाँ कहीं भी हमें ले जाना होता है हम इन्हें यूज़ करते हैं। ठीक है, इन दिस मैथड प्री स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड, यानी टेंडन्स आर टेंशनड बिफोर द कॉन्क्रीट इज प्लेस्ड। इट इज़ डन इन फैक्ट्रीज, पहले मैंने बताया कि ये सब जो पूरा काम है फैक्ट्रीज में किया जाता है, साइट पे नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें 28 डेज चाहिए होते हैं। और अबटमेंट्स के थ्रू जो हमें जो टेंडन्स लगे हुए हैं उन पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए फोर्स लगाते हैं, टेम्परेरली फोर्स लगाते हैं, पुल किया जाते हैं जो जैक टाइप डिवाइसेस लगी होती हैं उनके थ्रू। इसके बाद हम लोग कंक्रीट को प्लेस कर देते हैं और टेंसाइल फोर्स एज इट इज़ लगा रहने देते हैं। कंक्रीट जब सफिशिएंट हार्ड हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, धीरे से उन्हें कट कर देते हैं। इससे क्या होगा, जो लोड है वो स्टील पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और स्टील के बाद जो है वो कंक्रीट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर स्मॉल साइज्ड मेंबर्स लाइक बीम, स्लैब, हमारा पाइल्स और स्लीपर्स, इलेक्ट्रिक पोल्स। इन्हें ईज़िली फैक्ट्रीज़ में कास्ट किया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट करके ईज़िली जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होती है वहाँ पर हम इन्हें लगा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्री स्ट्रेसिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। जो प्री टेंशनिंग है वो फैक्ट्रीज़ में की जाती है, इसलिए ये इसकी रिलायबिलिटी जो इनसे जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन होते हैं उनकी रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी दोनों हाई होती है। लेकिन इनकी एक डिसएडवांटेज ये होता है कि एक स्मॉलर सेक्शन के लिए ही यूज़ किए जा सकते हैं। सपोज ब्रिजेस बनाने हैं तो वो इससे हम लोग नहीं बना सकते हैं। हैवी सेक्शन, लॉन्गर सेक्शन इनसे नहीं बनाए जा सकते हैं। प्री स्ट्रेसिंग में क्या होते हैं, लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अभी आपने लॉसेस मैंने नहीं बताया, जब मैं लॉसेस बताऊंगी तो कुछ लॉसेस होते हैं ड्यू टू शॉर्टेनिंग, श्रिंकेज ऑफ श्रिंकेज एंड क्रीप ऑफ कंक्रीट। इन सब की वजह से जो लॉसेस होते हैं वो प्री टेंशनिंग में ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू पोस्ट टेंशनिंग। पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है, अब देखिए नेक्स्ट जो मेथड है वो आपको देखना है पोस्ट टेंशनिंग। इसमें क्या होता है कि जो टेंडन्स हैं उनको हम लोग कंक्रीट एक बार हार्ड हो जाता है उसके बाद हम लोग इसमें टेंशनिंग प्रोवाइड करते हैं। इस सिस्टम में किया क्या जाता है कि पहले हम लोग कंक्रीटिंग मतलब बीम जो है वो कास्ट कर दी जाती है, लेकिन उसके अंदर हम लोग डक्ट बना देते हैं किसी मैकेनिज्म में। एक मेटल शीदर यूज़ किया जाता है उसका यूज़ करके। देन कंक्रीट क्या होता है, इसके बाद जब कंक्रीट हार्ड हो जाती है तो हम लोग जो केबल्स हैं उनको इस डक्ट के थ्रू पास कराते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, उन्हें एंकर करते हैं, उन्हें इंड में एंकर कर देते हैं और फिर हम लोग उसमें सफिशिएंट प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। इसके बाद जब टेंडन्स जो हैं जो सफिशिएंट स्ट्रेस जनरेट कर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एंकरेज वेजेस को हम लोग कट कर देते हैं और फिर टेंडन्स में इनके बीच का जो स्पेस होता है उसे हम लोग डक्ट को सीमेंट ग्राउटिंग से फिल कर देते हैं। अब ये जो पोस्ट टेंशनिंग मेथड है वो प्री कास्ट दोनों तरीके के कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। सपोज फैक्ट्रीज़ में भी हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं और साइट पे भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा क्या है, इसमें लार्जर सेक्शन भी बनाए जा सकते हैं जैसे ब्रिजेस में अगर हमें यूज़ करना है तो। अब इसमें कुछ एडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। पोस्ट टेंशनिंग जो है वो फैक्ट्रीज़ में भी की जा सकती है और साइट पे भी की जा सकती है, इसका एडवांटेज है। और पोस्ट टेंशनिंग में जो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस होते हैं वो प्री टेंशनिंग के कंपैरिजन में कम होते हैं। लार्जर स्पान्स और हैविली लोडेड स्ट्रक्चर्स के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। जो एक डिसएडवांटेज जो है वो यही है कि प्री टेंशनिंग के कंपैरिजन में ये थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें जो शीटिंग यूज़ होती है उसकी वजह से ये ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वही चीज़ों को बस एक फॉर्म में लिख दिया गया है। जो प्री टेंशनिंग होता है इसमें क्या होता है, प्री कास्टिंग होती है, लेकिन हम जो पूरा काम होता है वो फैक्ट्रीज़ में ही करना होता है। लेकिन पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम में हम जितना भी काम है वो फैक्ट्रीज़ में भी कर सकते हैं और साइट पे भी कर सकते हैं।
प्री टेंशनिंग से हमेशा छोटे छोटे सेक्शन डिज़ाइन होते हैं, लेकिन पोस्ट टेंशनिंग से हम लोग लॉन्गर सेक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं और छोटे सेक्शन भी डिज़ाइन कर सकते हैं। प्री टेंशनिंग में जो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस होता है वो नियर अबाउट 18% होता है, लेकिन पोस्ट टेंशनिंग में जो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस होता है वो 15% होता है, जो कि प्री स्ट्रेसिंग से कम होता है। प्री टेंशनिंग जो है वो थोड़ा सा चीप होता है इन कंपैरिजन टू पोस्ट टेंशनिंग, क्योंकि इसमें जो शीटिंग यूज़ की जाती है वो यूज़ नहीं होती है, लेकिन पोस्ट टेंशनिंग थोड़ा सा कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें शीटिंग यूज़ की जाती है, डक्ट वगैरह बनाने पड़ते हैं। जो प्री टेंशनिंग है वो ज़्यादा रिलायबल होती है और ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, लेकिन जो पोस्ट टेंशनिंग होती है उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो एंकरेज मैकेनिज्म पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्री स्ट्रेसिंग सिस्टम्स कौन कौन से यूज़ किए जा सकते हैं। मतलब अगर हमने बोला कि हमने प्री स्ट्रेसिंग की तो कैसे की प्री स्ट्रेसिंग, वो सिस्टम देखते हैं। तो प्री स्ट्रेसिंग मतलब प्री स्ट्रेसिंग सिस्टम होता क्या है कि मेथड ऑफ स्ट्रेसिंग स्टील, जो स्टील हमने यूज़ किया है उसे हम लोग स्ट्रेसिंग कैसे कर रहे हैं और उन्हें हम लोग एंकर कैसे कर रहे हैं, कंक्रीट में कैसे एंकर किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। कुछ कॉमन मेथड्स जो हैं वो आपके सामने हैं, जो कि 5 मेथड्स दिए गए हैं, जिसमें से सिर्फ 2 का ही डिस्क्रिप्शन आपको देखना है। पहला जो है वो क्या है, फ्रेस्नेट सिस्टम है। फ्रेस्नेट सिस्टम होता क्या है कि ये मेनली पोस्ट टेंशनिंग में यूज़ किया जाता है। इसमें हाई टेंशन बार्स यूज़ की जाती हैं और इनको आप जो बार्स होती हैं, जो टेंडन्स होते हैं, उनको क्या होता है कई नंबर्स में, जैसे कि या तो 8 या 12 या 16 नंबर बार्स तो नहीं बोलेंगे, टेंडन्स जो होंगे उनको आपस में एक साथ यूज़ किया जाता है। एक केबल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। उसके चारों ओर क्या होती है, हेलिकल स्प्रिंग लगा देते हैं। जैसे कि देखिए ये जो आपके जो वायर्स हैं उनमें क्या किया गया है, उनको कोनिकल स्प्रिंग में रखा गया है, कुछ ऐसे इसमें रख दिया गया है। ठीक, जो नंबर ऑफ टेंडन्स यूज़ किए जाते हैं वो 8, 12 या 16 होते हैं। इसके बाद जो केबल्स यूज़ किए जा रहे हैं वो स्प्रिंग के थ्रू एक दूसरे में स्प्रिंग के थ्रू या फिर शीटिंग के थ्रू एक दूसरे से क्या कर दिए जाते हैं, इनको कवर कर दिया जाता है केबल्स को। फिर इसके बाद केबल्स जो है, केबल को हम लोग क्या करते हैं, नियर अबाउट 18 mm तक आगे जाने देते हैं, क्योंकि हमें ग्रिपिंग भी करनी होती है। टेंशनिंग करने के लिए इतना पार्ट जो है वो आगे तक जाने देते हैं। एंकर जो है वो कंक्रीट सिलेंडर में कोनिकल होल होता है, उसमें हम लोग आगे जाने देते हैं इनको। ये जो सिलेंडर होता है इसे हम लोग फीमेल कोन बोलते हैं। देखिए फीमेल कोन जो है वो ये है, ये इसके बारे में बात हो रही है। इसके अंदर से हम लोग जो वायर्स होते हैं उनको जाने देते हैं। वायर्स लगे होते हैं, इसके ऊपर हम लोग इसमें शीटिंग कर देते हैं। ठीक, होल्स जो है, ये जो होल बीच में बच जाता है, जो डक्ट बनाया गया था और हमने ये मटेरियल, हमने ये जो बार्स हैं, जो केबल्स आए हैं वो हमने डाल दी। इसके बाद जो स्पेस बचता है उसमें क्या कर दी जाती हैं, हम लोग उसमें ग्राउटिंग कर देते हैं। ठीक, और इससे क्या होता है, जब ये ग्राउटिंग जो है, जब ये फर्म हो जाएगा तो जो वायर्स हैं उसमें स्लिपिंग जो है नहीं होता है। ये मेथड जो है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि वायर्स को हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा सिक्योर रखना होता है ताकि वो स्लाइड ना हो। तो इसके लिए हमें मैकेनिज्म यूज़ करने होते हैं। वो मैकेनिज्म जो होते हैं वो कॉस्टली होते जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो हमें मेथड देखना है वो क्या है, वो होता है मैग्नेल ब्लैटन सिस्टम। मैग्नेल ब्लैटन सिस्टम जो है उसमें देखिए होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट्स बनी होती हैं। देखिए मैं इनको एक फॉर्म में बस आपको बता देती हूँ। इसमें क्या होते हैं, वायर्स लगे होते हैं, ये वायर्स ऐसे ऐसे लगे होते हैं। इन वायर्स को प्लेट के थ्रू एक दूसरे से अलग अलग रखा जाता है। ये देखिए ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के थ्रू और वर्टिकल प्लेट्स के थ्रू इन्हें क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। और बीच में जो स्पेस होते हैं उससे हमारे जो वायर्स होते हैं वो ऐसे निकलते जाते हैं। इससे क्या होता है कि वायर सफिशिएंट जो है वो अपनी पोजीशन में रहते हैं। इनके बाद बीच में जो स्पेस बचता है, जो यहाँ पे जो बीच में स्पेस बचता है उसमें क्या कर देते हैं, हम ग्राउटिंग कर देते हैं। तो पूरा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट्स के थ्रू वायर्स अलग अलग रहते हैं। और इन प्लेट्स को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग सैंडविच प्लेट यूज़ करते हैं। ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर इसमें बना दिए जाते हैं। ठीक,
अब देखिए, इन दिस सिस्टम इवन नंबर ऑफ वायर्स यूज़ किए जाते हैं, और उन जो वायर्स यूज़ किए जा रहे हैं उनका डाया जो है वो 5 से 7 mm डाया तक होता है। इनको मतलब नियर अबाउट 4 के ग्रुप में हम लोग यूज़ करते हैं, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पेसेस के थ्रू अलग अलग किया जाता है। और अपनी पोजीशन पर रखने के लिए इन्हें हम लोग प्लेट्स का यूज़ करते हैं, लॉकिंग प्लेट्स बोलते हैं इन्हें। और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों साइड में प्लेट्स हम लोग डालते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं, इनमें ग्रूव्स बने होते हैं। इन ग्रूव्स के थ्रू क्या होता है, अलग अलग रहते हैं, इन्हें हम लोग टाइट करते हैं, और नियर अबाउट 8 वायर्स जो है वो एक टाइम पे रखे जा सकते हैं। फिर 8 से 10 घंटे तक पहले फिर कंक्रीटिंग कर देते हैं, 8 से 10 घंटे तक एज इट इज़ रखे रहने देते हैं, जिससे डक्ट जो है वो पूरी तरह से फिल हो जाते हैं। रबर कोर्स वगैरह भी इसमें यूज़ किए जाते हैं। फिर हम लोग इन्हें कट कर देते हैं। ठीक, तो ये जो पूरा मेथड था वो किसका था, हमारा प्री टेंशनिंग के मेथड्स थे ये दोनों, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग के मेथड्स थे। वैसे तो ये दोनों ही पोस्ट टेंशनिंग के लिए यूज़ किए जाने वाले मेथड्स थे। ठीक, तो इसके आगे जो है वो आप नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।